देखिए अगला क्वेश्चन है, एक छात्र जब 30% अंक प्राप्त करता है, एक छात्र जब 30% अंक प्राप्त करता है तो 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब यदि परसेंटेज में उसके मार्क्स 30% आते हैं तो भी वो पास होने के लिए उसको 50 नंबर और चाहिए थे। ठीक है, जब एक अन्य छात्र 230 अंक लाता है, एक अन्य छात्र जो है वो 230 अंक लाता है तो 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 230 अंक आने पर उसके पास 30 नंबर ज़्यादा हैं पास होने से। उसके पास कितने नंबर ज़्यादा हैं? 30 नंबर ज़्यादा हैं पास होने से। तो अब आप बताइए, एक छात्र के तो आ रहे हैं कितने नंबर? पहले छात्र के आ रहे हैं 30% नंबर, और वो कितने नंबर से फेल हो गया? वो 50 अंकों से फेल हो गया। अंक कितने से फेल हो गया? 50 अंकों से। जबकि दूसरे छात्र की अगर हम बात करें तो दूसरे छात्र के कितने नंबर आए? तो आप कहेंगे 230 अंक आए। कितने नंबर आए? 230 अंक आए। और वो कितने ज़्यादा अंक लाया? तो उसके 30 अंक ज़्यादा आए। कितने अंक ज़्यादा आए? 30 अंक ज़्यादा आए। यहाँ पर 50 कम आए, उसके 30 ज़्यादा आए। तो अब आप बताइए कि यदि हम 230 में से किसको माइनस कर दें? 230 में से किसको माइनस कर दें? अगर हम 30 को माइनस कर दें तो क्या निकलेगा? पास होने के अंक निकल आएंगे कि नहीं? पास होने के अंक निकल आएंगे कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल निकल आएंगे सर। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? मैक्सिमम कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? वो निकल कर आया कि अधिकतम अधिक, मतलब न्यूनतम, मिनिमम कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? ये निकल आएगा। भाई एक छात्र जो सेकंड छात्र है उसके 230 नंबर आ रहे हैं और पास होने के लिए जितना नंबर चाहिए था उससे 30 नंबर इसके ज़्यादा आए हैं। तो अगर हम 230 में से 30 को माइनस कर दें, अगर हम क्या करें, 230 में से 30 को माइनस कर दें तो क्या निकलेगा? 200। तो आप कहेंगे जो 200 है वो क्या है? पासिंग मार्क्स है। क्या है? पासिंग मार्क्स। यानी कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 200 नंबर चाहिए। ये क्या है? पासिंग मार्क्स हैं। 200 नंबर पे कोई भी छात्र जो है वो पास हो जाएगा। अब आपको बताना क्या है, तब निम्न में से कौन से अधिकतम अंक है, मतलब परीक्षा का पूर्णांक कितना है, पूर्णांक कितना है। तो अब देखिए 200 नंबर पासिंग मार्क है। अब एक छात्र के कितने 30% आए हैं, तो हमने बोला कि पूर्णांक मान के चलिए कितना है, मान के चला x है, उसका इसको 30% मिला और फिर भी ये क्या हो गया? 50 नंबर से फेल हो गया। मतलब अगर इसको 50 नंबर और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो ये पासिंग मार्क्स होंगे कि नहीं? ये भी पासिंग मार्क्स होंगे कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल पासिंग मार्क्स होंगे ये। तो ये दोनों 200 और ये बराबर होंगे कि नहीं? तो आप कहेंगे 30% ऑफ x प्लस 50, ये भी पास होने के नंबर हैं, बराबर किसके? तो आप कहेंगे सर 200 के बराबर। तो 30% जो कुल अंक है उसका 30%, कुल अंक हमने x माने, और बराबर में कितना हो जाएगा? 150। 200 में से 50 माइनस हो गया। 30 से ये कटा कितने बार? तो आप कहेंगे 30 से ये कटेगा कितने बार? 5 बार। ठीक है, परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा? तो आप कहेंगे परसेंट का साइन हटाने पर अपॉन में 100 आएगा। 100 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 500 से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 500। यानी कि कुल अंक कितने हैं? आप कहेंगे 500। कुल अंक कितने हैं? तो आप कहेंगे 500 हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉर्ट कैसे करें, तो इतना समझिए कि एक छात्र के 230 अंक आ रहे हैं और उसके 3 अंक अधिक आ रहे हैं, यानी कि पास होने के लिए 200 नंबर चाहिए। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 200। एक छात्र 30% अंक ला रहा है और 50 अंकों से फेल हो रहा है, मतलब इसके 50 नंबर क्या है? कम है। पास होने से 50 नंबर कम है, तो यानी कि ये अगर 50 नंबर और ला देता है, इसका मतलब इसके नंबर कितने आए? जो 30% इसका बना है उसके नंबर कितने आए? तो आप कहेंगे भाई 200 तो पास होने के लिए चाहिए और इसके 50 नंबर कम है, तो इसके नंबर कितने आए पहले छात्र के? तो 50 माइनस कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर 150 नंबर आए पहले छात्र के। पहले छात्र के कितने नंबर आए? 150। लेकिन ये बोल रहे हैं कि कुल अंकों का इसको 30% मिला, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कुल अंक यदि 100% है तो उसका 30% किसके बराबर? तो आप कहेंगे 30% 150 के बराबर। 30 से आप काटेंगे इसको तो उसका 1%, कुल अंक का 1% किसके बराबर? तो आप कहेंगे 5 के बराबर। कुल अंक का 100%, कुल अंक क्या होंगे अपने आप में? 100%। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100% यानी कि कुल अंक कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 500 हो जाएंगे। इतनी सी बात करनी है, इतनी सी बात आपको करनी है। बात समझ में आ गई? देखिए एक छात्र 30% नंबर ला रहा है और 50 नंबर से फेल हो रहा है, मतलब अगर वो कुल अंकों का 30% ला देता और साथ में 50 नंबर और ला देता तो उसके पासिंग मार्क्स आ जाते, पास होने के नंबर आ जाते, बिल्कुल आ जाते। एक छात्र 230 अंक ला रहा है और वो क्या 30 अंक ज़्यादा ला रहा है, तो सबसे पहले हमने देखा कि 230 में से अगर 30 माइनस कर दें तो 200 नंबर पास होने के लिए चाहिए।
अब 200 नंबर पास होने के लिए चाहिए, एक पहला वाला छात्र है वो 50 नंबर कम लाता है, यानी कि 200 में से 50 माइनस कर दिए, उसके कितने आए 150। अब 150 आए तो यानी कि 30 जो है वो कुल मार्क्स का 150% के बराबर है, सॉरी 30 जो है वो कुल मार्क्स का 30% जो है वो 150 नंबर के बराबर, मार्क्स के परसेंट के बराबर नहीं, कुल मार्क्स का 30% 150 के बराबर है। तो कुल मार्क्स अपने आप में 100% होंगे, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। 1% की वैल्यू 5, 100% की वैल्यू 500। तो इतने से में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है आपका 31। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 28,000 है। कितनी है? एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 28,000 है। यदि यह 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? देखिए हर साल 5% बढ़ रही है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखें कि समय बचाने के लिए करना है कुछ काम वाला काम करें। 5% का फ्रैक्शनल फॉर्म होता है 1/20। अब बढ़ रही है तो मतलब 20 से कितनी हो जाएगी? 1 बढ़कर 21/20। एक साल बाद जो 21/20 का रेशियो अगर आप अप्लाई कर देते हैं किस पर? 28,000 पर, तो एक साल बाद कितनी हो जाएगी ये पता चल जाएगा। तो देखिए वर्तमान में कितनी जनसंख्या, तो आप कहेंगे वर्तमान में गांव की जो जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या, अगर हम वर्तमान जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? आप कहेंगे सर 28,000 है। अब ये किस रेशियो से बढ़ रही है? तो आप कहेंगे ये 21/20 के रेशियो से बढ़ रही है, 21/20 के अनुपात से बढ़ रही है। तो यानी कि एक साल बाद कितनी होगी? तो आप कहेंगे 28,000 का 21/20 निकाल दीजिए। फिर हम कहें अगले साल कितनी होगी? तो फिर भी उसी अनुपात से बढ़ेगी, क्योंकि हर साल 5% की दर से बढ़ती है। तो फिर से इसका क्या कर दीजिए? 21/20 निकाल दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 4 से ये 28 कटेगा 7 बार, तो ये 70 आ गया। 70 इंटू 21 का वर्ग जो होता है वो 441 होता है। 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 7 चौक 28 की 8 हासिल में 2, 7 चौक 28 2 कितना हो जाएगा? 30, और एक जीरो लगा दीजिए तो कितनी हो गई जनसंख्या? 30,870। यानी कि 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 साल बाद जनसंख्या 30,870 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन दिया है? 30,870। तो आप कहेंगे ऑप्शन सी आपका आंसर। क्लियर है? देखिए हमने क्या किया, 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1/20। अब हम जानते हैं कि अगर जनसंख्या 20 है तो एक साल बाद 1 बढ़कर 21 हो जाएगी, यानी कि जनसंख्या 21/20 के अनुपात में बढ़ रही है। 21/20 के अनुपात में बढ़ रही है, यानी कि एक साल में अगर 20 थी तो 21 हो जाती है। तो हमने देखा 28,000 थी तो 21/20, फिर अगले साल भी उसी अनुपात में बढ़ना है क्योंकि हर साल 5% बढ़ती है। तो फिर से इसका क्या कर दीजिए? 21/20 निकाल दीजिए। तो आपका आंसर कितना आ गया? 30,870। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। अनुप्रस्थ रेखा पी क्यू, अनुप्रस्थ को त्रियकछेदी रेखा भी बोलते हैं। त्रियकछेदी मतलब जो उसको क्रॉस में काटती हुई जाए, इसको स्लैंट लाइन भी कहलाती है ये। अनुप्रस्थ रेखा पी क्यू ए बी को ई बिंदु पर और सी डी को एफ बिंदु पर काटती है, बिल्कुल काट रही है यहाँ पर देखिए, ठीक है। यदि एंगल ए ई पी ये वाला एंगल, ये कितना दिया है? y दिया है। और एंगल पी ई बी ये वाला एंगल आपको कितना दिया है? x दिया है। और एंगल डी एफ क्यू ये वाला एंगल आपको कितना दिया है? 3x दिया है। तो आपको y का मान ज्ञात करना है कि y का मान कितना होगा। तो आपको y का मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले दो चीजें समझ लें कि समांतर रेखाएं क्या होती है। दो ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कैसी रहती है? कांस्टेंट, मतलब नियत रहती है। मतलब अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पर दूरी 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होगी। और कहीं आप अनंत पर जाकर भी देखेंगे तो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कितनी मिलेगी आपको? 2 सेंटीमीटर ही मिलेगी, अगर 2 सेंटीमीटर है। अगर 3 होगी तो 3 मिलेगी, अगर 4 है तो 4 मिलेगी। तो दो ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन बनती है, वो कंडीशन समझ लें।
देखिए अगर हम दो समांतर रेखाएं ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, दो समांतर रेखाएं हम अगर ले लेते हैं तो दो समांतर रेखाओं में क्या क्या कंडीशन बनती है उनको देख लेते हैं। चलिए देखिए, हमने ये ले लिया दो समांतर रेखाएं, ठीक है। इस क्वेश्चन पे भी थोड़ी देर में आते हैं, पहले इनके बारे में कुछ समझ लें। अब दो समांतर रेखाओं को जो एक रेखा काटती है इस तरीके से, ये कहलाती है त्रियक छेदी रेखा। ये क्या कहलाती है, त्रियक छेदी रेखा, त्रियक छेदी रेखा या त्रियक रेखा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, आपकी समांतर रेखाएं, ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं। ये क्या है, समांतर रेखाएं। अब कंडीशन क्या होती है, उस कंडीशन को देखें। दो रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को जब एक त्रियक छेदी रेखा काटती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब ये वाला कोण अगर एक है और ये वाला कोण दो है तो ये संगत कोण कहलाते हैं, ये बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब कौन कौन से संगत कोण होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ये दो समांतर रेखाओं की कंडीशन है। पहली कंडीशन, संगत कोण बराबर होते हैं। अब संगत कोण कौन कौन से हैं, तो देखिए संगत कोण की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक तो आपका हो गया 1 और 2, दूसरा यहाँ पर अगर ये 3 है और ये 4, तो ये भी क्या होगा, संगत कोण। इसी प्रकार अगर यहाँ पर इस तरफ हम बात करें दूसरी साइड में, तो अगर ये आपका 5 है और ये कोण आपका 6 है, तो 5 और 6 भी क्या है, संगत कोण है, ठीक है। तो आप समझिए एक छोड़कर आपको बनाना है, एक फिर एक छोड़ दीजिए, उसके बाद दूसरा, एक छोड़ दीजिए, उसके बाद दूसरा, एक छोड़ दीजिए, उसके बाद, तो ये संगत कोण होते हैं, ठीक है। संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरी कंडीशन, एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। समांतर रेखाओं के यदि एक त्रियक छेदी रेखा काटे या त्रियक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब एकांतर कोण कौन से होते हैं, देखिए एक के एकांतर कौन सा होगा, अगर हम बात करें एक के एकांतर कौन सा होगा तो आप कहेंगे ये वाला, अगर इसको नाम हम दे देते हैं 7, तो एक के एकांतर कौन सा होगा, 7, ठीक है। संगत में आप समझ गए कौन कौन से हैं, तो संगत में 2 लिख लीजिए यहाँ पर, कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2। और अगर हम एकांतर में बात करें तो एकांतर में कौन कौन से होंगे, तो आप कहेंगे कोण 1 बराबर कोण 7। इसके अलावा अंतः एकांतर कोण जो अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो 1 और 7 है ये बाहर एकांतर कोण है, जो बाहर से, जो बाहर बनना है, बाहर मतलब जो लाइनों के ऊपर बनना है। तो अगर बाहर एकांतर कोण में बात करें तो 1 बराबर 7 के, 5 बराबर 4 के होगा, ठीक है। जबकि अंतः एकांतर कोण में बात करें तो 3 बराबर 6 के और 2 बराबर, अगर इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, या हम इसको नाम देते हैं 8, तो 2 बराबर किसके हो जाएगा, 8 के। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है। मतलब यहाँ पर जो 3 और 2 है, ये एक ही ओर मतलब इस तरफ है, अंतः मतलब अंदर की तरफ, कोणों का योग मतलब 180। तो हम कहेंगे कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा, 180 होगा। अगर हम ऐसे में बात करें तो कोण 3 और कोण 8, कोण 3 प्लस कोण 8 क्या होगा, ये भी 180 होगा। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कोण 8 और कोण 6 भी 180 होगा, कोण 2 और कोण 6 भी 180 होगा, कोण 2 और 4 भी क्या होगा, 180, क्योंकि ये रेखीय युग्म भी बन रहा है। मतलब एक ही रेखा, आपका एक रेखा क्या है, 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो वो भी बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। काफी चीजें हमने समझ ली। तो मेन बेसिक चीज आपको ध्यान रखना है, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना, 180 होता है। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये तो बातें हो गई कुछ समांतर रेखाओं के यदि त्रियक छेदी रेखा काटे उसके बारे में। अब बात करते हैं, हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। इन्होंने बोला है कि कोण AEP आपको y दिया, कोण PEB आपको x दिया, कोण DFQ आपको 3x दिया, तो y का मान आपको याद करना है। बताइए आप, ये जो कोण है ये पूरा x और y यहां से यहां तक, ये क्या है, एक रेखा का कोण है। ध्यान रखना, अगर ये एक रेखा है तो एक रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री का कोण बनाती है। एक रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, एक ही तरफ। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई कितना होगा, तो आप कहेंगे x प्लस वाई बराबर होगा सर 180। कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री होगा। अब आप समझिए ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से कोण है, ये वाले कोण और ये वाले कोण कौन से हैं। देखिए अंदर अगर ये होते तो एकांतर हो जाते,
ठीक है, ये वाला और इसके विपरीत, बहाव में ये वाले और ये वाले भी एकांतर हो जाते, इसके संगत ये आएगा और इसके संगत ये आएगा, मतलब अगर ये वाला कोण आपको मिल जाए तो ये वाला कोण बराबर हो जाएंगे उसके, मतलब अगर आपको ये वाला कोण यहाँ पर नीचे मिल जाए तो ये वाला कोण ये वाला 3x कोण ऐसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो अब अगर ये संगत कोण बराबर करना है तो बताइए, ये भी तो एक पूरी रेखा बन रही है, ये भी तो 180 का कोण बनाएगी। तो जब आपको पता है कि ये इतना x है तो ये कितना बचेगा, तो आप कहेंगे ये 180 माइनस एक्स होगा, और ये 180 माइनस एक्स यानी कि इतना ये जो कोण है, यानी कि कोण BEF किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे DFQ के बराबर होगा, क्योंकि ये कैसे होंगे, ये आपके संगत कोण होंगे। कोण PEF हम देखो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको समझें आप, कोण BEF किसके बराबर होगा, कोण DFQ के बराबर होगा, यानी कि 180 माइनस एक्स बराबर किसके होगा, 3x के बराबर होगा। x उस तरफ जाएगा तो आप कहेंगे 4x बराबर 180 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर 45 डिग्री आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। अगर 45 हम किस में से माइनस कर दें, 180 में से, तो y आ जाएगा, क्योंकि x प्लस y कितना है, 180। तो अगर हम क्या कर देते हैं, 180 में से किसको माइनस कर देते हैं, 180 में से हम 45 माइनस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो माइनस करिए भाई, 10 में से 5 गया 5, 5 जाएगा 3, 135। तो 135 किसकी वैल्यू हो गई, तो आप कहेंगे y की वैल्यू हो गई। तो चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है, 135 किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, 135 किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। चलिए देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लें। अनुप्रस्थ रेखा PQ दी है, AB E पर और CD F पर काटती है, यदि एंगल AEP बाई और PEB x है, बिल्कुल सही है, x प्लस बाई 180 हो गया, ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ये संगत कोण बराबर हो जाएंगे, 4x 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 45 हो जाएगा, 30 35 80 180 हो जाएगा। 101% आपके y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, y की वैल्यू आपकी 135 आएगी। करेक्शन कर लीजिए, पहले ऑप्शन में इसको 135 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो देखिए कुछ चीजें आपको समझनी है कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं, उनको एक त्रिज्यछेदी रेखा काटती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। अंत एकांतर और बाह्य एकांतर दो तरीके के पढ़ते हैं ये, ठीक है। जब हम ज्योमेट्री को पढ़ेंगे तो वहां बिल्कुल विस्तार से समझेंगे चीजों को। अब हम बात करें कि एक ही ओर के अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो हमने वो भी जाना। फिर हमने देखा कि भाई हमें निकालना क्या था, हमें y की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ आपने देखा कि ये पूरी एक रेखा बन रही है और एक रेखा पूरा 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो x प्लस वाई कितना हो गया, 180। अब हमें y का मान चाहिए था, यहाँ पर हमें ये कितना दिया, 3x दिया। तो हमने देखा ये भी एक रेखा है, ये भी कितने का कोण बनाएगी, 180 का। अब ये इतना कोण आपको कितना दिया, ये x दिया। तो आप अगर पूरे 180 में से x माइनस कर दें तो ये इतना कोण आ जाएगा आपके पास अंदर वाला। कौन सा वाले की बात कर रहे हैं हम, अंदर वाले की। तो कौन सा कोण आ जाएगा आपके पास, ये वाला कोण आ गया इतना। ये इतना कितना आ गया, 180 माइनस x आ गया। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हैं, संगत कोण है। संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं इंग्लिश में। संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो आपने देखा कि 3x बराबर 180 माइनस एक्स, x इस तरफ जाएगा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भाई ये आपका हो जाएगा 4x, ठीक है। अभी 4x हो गया, तो अब आपने क्या किया, 4 से भाग दे दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। 45 माइनस कर दीजिए 180 में से, तो 135, तो आपका आंसर क्या होगा, 135A। क्लियर है। चलिए ये हो गया हमारा एक अगला क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं एक और अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात करें जो कि समीकरण x प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर x माइनस बी अपॉन ए प्लस बी को संतुष्ट करता हो, को संतुष्ट करता हो। अब आपको x का मान ऐसा ज्ञात करना है कि जिससे ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। देखिए इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, x का मान निकालें, और दूसरा तरीका क्या है कि ऑप्शन की वैल्यू रखें। अगर हम ऑप्शन बी मान लें कि हमारा ऑप्शन बी आंसर है, तो आप बताइए यहाँ पर आप माइनस का बी रखते हैं, पहला ऑप्शन क्या रखते हैं, माइनस का बी अगर रखते हैं तो हमारी समीकरण क्या है, x प्लस बी अपॉन में कितना है, a माइनस बी, और बराबर में कितना है, x माइनस बी, और अपॉन में कितना है, a प्लस बी। तो देखिए संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्ट होने का मतलब LHS RHS बराबर आना चाहिए x के मान पर। तो अगर हम पहला मान लेते हैं कि x का कितना है, माइनस बी के बराबर है,
तो माइनस बी जब आप यहाँ रखेंगे तो माइनस बी प्लस बी अपॉन में कितना ए माइनस बी, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस बी और अपन में कितना ए प्लस बी। तो बताइए ये तो आपको माइनस बी प्लस बी जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो बराबर आएगा समथिंग। तो ये पॉसिबल है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या कैंसिल हो गया। पहला ऑप्शन क्या कर दिया हमने भाई, कैंसिल कर दिया। अब पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, दूसरे ऑप्शन पर बढ़ते हैं, रखते हैं माइनस ए। तो जैसे ही आपने माइनस ए रखा तो ये हो गया माइनस ए प्लस बी अपॉन में कितना माइनस ए माइनस बी, और बराबर में कितना माइनस ए माइनस बी, और अपॉन में कितना, तो आप कहेंगे ए प्लस बी। अब देखिए क्या कंडीशन बन रही है, अगर आप ऊपर लिखेंगे तो b माइनस ए और नीचे क्या है a माइनस बी है, तो माइनस कॉमन ले लें ऊपर से। चलिए ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया तो a माइनस बी अपॉन में कितना हो जाएगा a माइनस बी, और बराबर में इधर ऊपर से क्या कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो a प्लस बी हो जाएगा, दोनों प्लस में कन्वर्ट, नीचे भी कितना a प्लस बी। देखिए बराबर बन गए क्या, बिल्कुल बन गए। क्यों बन गए, a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, तो माइनस का एक यहाँ बचा, बराबर में माइनस का एक। किस ऑप्शन पे सेटिस्फाई हो गया, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर हो रही बात। हमने केवल कुछ नहीं किया, हमने एलएचएस को आरएचएस के बराबर बनाने का प्रयास किया। कैसे किया, तो जब हमने माइनस बी रखा तो ये बराबर नहीं हो रहे थे, माइनस ए जब हमने रखा तो एक्स की यहाँ पे माइनस ए प्लस बी है अपॉन में ए माइनस बी है, एक्स की यहाँ पे माइनस ए माइनस बी और अपॉन में क्या ए प्लस बी है। ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो गया, नीचे भी ए माइनस बी है, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया एक बार, तो क्या बचा माइनस का एक। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो ऊपर प्लस का ए हो गया, प्लस का भी, ए प्लस बी से कट गया तो माइनस का एक। माइनस एक बराबर माइनस एक होता है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल होता है सर। तो आपका आंसर क्या आ गया, बी, बी पर सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ये आप इस तरीके से ऑप्शन से ही कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 34, 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 3 मीटर गहरे एक घनाभ गड्ढे को 25 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने के लिए श्रम शुल्क क्या होगा। मतलब क्या है भाई, 25 रुपए प्रति घन मीटर, मतलब अगर एक मीटर चौड़ाई, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर ऊंचाई तक अगर आप गड्ढे को खोदते हो तो वो कहलाता है 1 घन मीटर। क्या कहलाता है, 1 घन मीटर। और प्रति का मतलब क्या होता है, 1 से ही होता है। यानी कि अगर आप 1 मीटर लंबाई का, 1 मीटर चौड़ाई का और 1 मीटर ऊंचाई का गड्ढा खोदते हैं तो उसकी खुदाई के लिए 25 रुपये मिलते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे हमें अपना घर बनवाना है तो नी खुदवाते हैं, बेस बनवाते हैं, तो जब नी खुदती है तो उस नी को आप देखना गड्ढा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में खुदता है। ठीक है, तो जब अगर वो आपसे बोले कि हम 1 मीटर लंबा खोदेंगे, 1 मीटर चौड़ा खोदेंगे और 1 मीटर ऊंचा खोदेंगे, उसके 25 रुपये लेंगे, कितने, 25 रुपये, मतलब 1 घन मीटर की लागत कितनी है, 25 रुपये। और आपको खुदवाना कितना है, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा। मतलब आपको क्या करना है, जब यहाँ पर घन मीटर में बात आ रही है यानी कि आपको आयतन चाहिए, और किसका आयतन चाहिए, घनाभ का आयतन। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, घनाभ के बारे में। हम किसके बारे में बात कर लेते हैं, घनाभ के बारे में। अब हम घनाभ के बारे में अगर बेटा बात करें तो देखिए घनाभ क्या होता है। घनाभ क्या होता है, आयत से मिलकर बनने वाली आकृति या आयत और वर्ग से मिलकर बनने वाली आकृति क्या कहलाती है, घनाभ। ये एक 3 डायमेंशनल आकृति होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं। तो घनाभ में क्या क्या होता है उन सब चीजों को समझ लेते हैं। तो घनाभ का देखिए पहले तो होता है आयतन। तो घनाभ का हम क्या बात कर रहे हैं, आयतन की। तो सब चीजें हम घनाभ की डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने लिख लिया क्या, आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना होता है, तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हम दूसरी चीज की बात करें तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, TSA, यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, और उसके बाहर कितना, 2, क्योंकि इसमें 2 लंबाई चौड़ाई यानी कि एक पृष्ठ बनता है LH और उसके अपोजिट भी LH होता है, तो 2 LH हो गए। ये आपका B और H है, तो एक BH ये, एक BH उसके सामने, तो 2 BH हो गए। ठीक है, 2 BH के मत समझ लेना, 2 BH हो गए।
अब देखिए पृष्ठ नीचे बात करें तो एल बी, ये क्षेत्र जो है नीचे का वो एल बी है और ऊपर भी एक एल बी है, तो 2 एल बी हो गए। ठीक है, अब क्या इसकी बात करते हैं, इसमें इसका विकर्ण भी होता है यानी कि डायगोनल भी होता है। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण, अगर घनाभ के विकर्ण की बात करें तो ये होता है आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये घनाभ का विकर्ण होता है। ठीक है, तो घनाभ के जो 3 फॉर्मूले होते हैं वो हमने समझ लिए। अब बात क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा क्या करना है, घनाभ का गड्ढा खुदवाना है और 1 घन मीटर खुदवाने का चार्ज कितना है 25। तो अगर हम घनाभ का आयतन निकालना और उसको 25 से गुणा कर दें तो पता चल जाएगा हमें कितना रुपए देना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे गड्ढे का आयतन की। किसकी बात करते हैं हम, गड्ढे का आयतन। क्या है, गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन। तो गड्ढे का आयतन मतलब क्या होगा, घनाभ का आयतन। गड्ढे का आयतन मतलब घनाभ का आयतन। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है तो आप कहेंगे 8, चौड़ाई कितनी है तो आप कहेंगे 6, ऊंचाई कितनी है तो आप कहेंगे 3। तो चलिए इनका गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 6 × 18, 18 इंटू कितना हो जाएगा 8, तो 8 × 64 की 4, हासिल में 6, 8 × 8 6 14, 144 घन मीटर। किस में आएगा, घन मीटर, यानी कि मीटर की घात 3। 144 घन मीटर यानी कि मीटर की घात 3, यानी कि 1 घन मीटर का कितना रुपए देना पड़ रहा था। तो आपको पता है भाई 1 घन मीटर का, 1 घन मीटर का रुपए कितना लग रहा है, 25 रुपए लग रहा है खुदवाने का। तो आपको कितना खुदवाना है, 144। तो 144 को क्या कर देंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल श्रम शुल्क आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, श्रम शुल्क, श्रम शुल्क। तो श्रम शुल्क कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे श्रम का जो शुल्क है वो 144 घन मीटर खुदना है और 25 रुपये घन मीटर का कॉस्ट है। तो 25 चौको 100 की 0, हासिल में 10, 25 चौको 100 और 10 कितना, 110 की 0, हासिल में कितना, तो आप कहेंगे 11। 25 से कम 25 और 11 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 36, यानी कि टोटल कितना रुपए लगेगा, तो आप कहेंगे 3600 रुपये का खर्चा आएगा। टोटल कितना खर्चा आएगा, तो आप कहेंगे 3600 रुपये का खर्चा आएगा सर। तो किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन का आयतन 125 घन मीटर है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए वहां हमने घनाभ पढ़ा, अब घन की बात कर लेते हैं। तो घन में क्या क्या चीजें बनती हैं उन सारी चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि घन क्या होता है। तो घन क्या होता है, एक ऐसी आकृति जो किससे मिलकर बनी होती है, एक ऐसी आकृति जो वर्ग से मिलकर बनी होती है। तो आपको पता है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पर घन की भी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि इसकी लंबाई a, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी कितनी होती है, a होती है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं घन के आयतन की। हम किसकी बात करते हैं, घन के आयतन की। घन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्यूब बोलते हैं। ये क्यूब कहलाता है, घन क्या कहलाता है, घन आपका क्यूब कहलाता है। और घनाभ क्या होता है, क्यूबॉइड कहलाता है। घन क्या होता है आपका, क्यूब कहलाता है। तो चलिए क्यूब की बात कर लेते हैं, चलिए देख लेते हैं क्यूब क्या है। तो घन को बोलते हैं हम क्यूब, साथ साथ में लिख लीजिए। और घनाभ क्या होता है, तो यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, घनाभ आपका होता है क्यूबॉइड। क्या होता है, क्यूबॉइड। तो चलिए घन और घनाभ की इंग्लिश मीनिंग भी जान ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन की अगर बात करें तो आप कहेंगे आयतन जो है वो a की घात 3 यानी कि भुजा की घात 3 होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे 6a² होता है। आपसे बोले कि घन का विकर्ण कितना होता है, डायगोनल कितना होता है, तो आप कहेंगे जो घन का विकर्ण होता है वो होता है 3√a, 3√a। तो घन का विकर्ण कितना होता है, 3√a। गलत नहीं होता ये, चलिए देख लीजिए, इसको करेक्शन कर लीजिए। चलिए बहुत से लोग तो कह रहे होंगे हाँ बिल्कुल सही होता है सर, a√, कितना होता है, 3 होता है। घन का विकर्ण कितना होता है, a√3 होता है। तो देखिए अपने घन का आयतन जाना कितना होता है, a³, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² और विकर्ण कितना होता है, a√3 होता है। तो ये तो हमने घन के फॉर्मूले जान लिए। अब ये बोले यदि एक घन का आयतन 125 घन मीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको घन की भुजा पता होना चाहिए। तो भुजा कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम जानते हैं कि घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन कितना होता है,
तो हमें पता है कि भाई घन का जो आयतन होता है वो भुजा की घात 3 होता है, तो आप कहेंगे ए क्यू, ए की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 125, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी तो आप 125 का क्या कर देंगे घनमूल ले लेंगे। क्या करेंगे घनमूल ले लेंगे, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो आप कहेंगे 5। किस में आएगी मीटर में, क्योंकि वहाँ घन मीटर है तो यह कितना आएगा मीटर में। तो ए की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको क्या निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो आप जानते हैं भाई 6a² होता है। क्या होता है 6a²। तो ए की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो आप कहेंगे 6 इंटू कितना हो जाएगा 25, तो 25 सिक्का कितना होता है तो आप कहेंगे 150 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर में होता है, तो आपका आंसर क्या हो गया 150 मीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे तो 150 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई। चलिए तो बढ़ते बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन ध्यान रखना है जितने फॉर्मूले आपको यहाँ पे लिखवाए रहे हैं साथ में इनको लर्न करते जाना, इन सभी फॉर्मूलों को क्या करते जाना साथ में लर्न करते जाना। आधे से ज़्यादा सिलेबस आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा केवल क्वेश्चनों के डिस्कशन के माध्यम से। आप यदि टॉपिक वाइज नहीं भी पढ़ते हैं ना तो चीज़ें आपकी आधे से ज़्यादा ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।